मार्केट सत्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो से हम शेयर मार्केट का टॉपिक को शुरू करेंगे क्योंकि ये चैनल बिगिनर के लिए बना है, इसीलिए मैं पूरा बेसिक से शुरू करूंगा और इसी कारण मैं पहले फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर 3 वीडियोस बना दिया ताकि आपका फाइनेंशियल मार्केट का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि शेयर मार्केट भी फाइनेंशियल मार्केट का ही एक पार्ट है और बिना फाइनेंशियल मार्केट का समझ से आप शेयर मार्केट को इजीली समझ नहीं पाएंगे। तो किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आपका बेसिक फाउंडेशन बन जाए शेयर मार्केट के ऊपर। तो उसके लिए मैं एक फिक्टिशियस स्टोरी के मदद से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इससे आपका शेयर मार्केट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा और इस स्टोरी के साथ साथ आप शेयर मार्केट का बहुत सारा टर्म के बारे में भी जान पाएंगे, जैसे कि आईपीओ, इनिशियल शेयर कैपिटल, कंपनी वैल्यूएशन, शेयर्स, ऑथोराइज शेयर, इशूड शेयर, पी इन्वेस्टर, स्टॉक एक्सचेंज और भी बहुत कुछ। और इस स्टोरी को मैं वन वीडियो में खत्म नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मैं सेकेंड पार्ट भी बनाऊंगा। तो चलिए हमारा स्टोरी को शुरू करते हैं। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि एक दीपक नाम का आदमी है जो एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता है। तो अभी दीपक अपना गारमेंट का बिजनेस शुरू करना चाहता है और इन्होंने मार्केट में रिसर्च करके भी देखा कौन सा क्लोथ्स मार्केट में ज़्यादा चल रहा है। फिर अपना रिसर्च के आधार पर कुछ आइटम इन्होंने चूज किया और नया डिजाइन के साथ मार्केट में लॉन्च करना चाहता है। उनका अपना डिसीजन और अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि इस बिजनेस को एक ऊंचाई तक ले जा सकता है, लेकिन हर एक स्टार्टअप की तरह उनके पास एनफ फंड नहीं रहता है जिससे कि उनका बिजनेस का आइडिया का अंजाम दे सके। तो फंड के लिए उन्होंने किसी इन्वेस्टर के पास जा सकता है, लेकिन किसी भी स्टार्टअप का इनिशियल स्टेज में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है, तो उनके लिए अभी ये ऑप्शन क्लोज है। दूसरा, उन्होंने फंड के लिए किसी बैंक को अप्रोच कर सकता है, लेकिन किसी भी बैंक बिजनेस का इस स्टेज में लोन देने में मना कर देता है। फिर भी मान लेते हैं कि बैंक लोन दे भी दिया तो भी इस तरह फंड उठाना इनके लिए इस सिचुएशन में ठीक नहीं होगा, क्योंकि बैंक से लोन लेगा तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और उनका बिजनेस अभी भी शुरू नहीं हुआ है और कुछ रेवेन्यू भी नहीं आता है, यानी कुछ इनकम भी चालू नहीं हुआ है। तो उन्होंने अभी इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएगा और उनका बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो अभी बैंक का ऑप्शन भी उनके पास क्लोज है। इसमें उन्होंने अपना रिलेटिव और फ्रेंड्स को कह सकता है अपना बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अभी हम मान लेते हैं कि उन्होंने अपना 2 फ्रेंड्स को माना लेता है अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। अभी इन्होंने और इनका 2 फ्रेंड्स मिलके 50 लाख कैपिटल इकट्ठा करता है। 2 फ्रेंड्स जो कैपिटल यानी फंड दे रहा है ये इन्वेस्टिंग है, लोन नहीं है। इसके बदले इन फ्रेंड को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर कर रहा है अपने दोस्त को देखते हुए, उनका बिजनेस प्लान, उनका बिजनेस करने का एबिलिटी, इसके ऊपर भरोसा करके। अगर ये बिजनेस फेल हो जाता है तो इस दीपक नाम का आदमी का पैसा भी डूबेगा, साथ साथ इन दोनों फ्रेंड का पैसा भी डूब जाएगा। तो इसी तरह किसी भी बिजनेस का इनिशियल स्टेज में यानी फ्री रेवेन्यू स्टेज में इन्वेस्ट करने वाला इन्वेस्टर को एंजल इन्वेस्टर कहा जाता है। और इन्होंने यानी ये जो दीपक नाम का आदमी है, इन्होंने बिजनेस को शुरू कर रहा है, इनको एंटरप्रेन्योर कहा जाता है और कंपनी का नजर से इनको प्रोमोटर कहा जाता है। तो अभी ये जो 50 लाख कैपिटल है ये कंपनी को शुरू करने में यूज किया जाएगा, इसीलिए इस फंड को सीड फंड कहा जाता है। फिर ये प्रोमोटर कंपनी बनाने के लिए एक बिल्डिंग रेंट पे ले लेता है और इस फंड को कंपनी का अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। अभी इस कैपिटल को कंपनी का इनिशियल शेयर कैपिटल कहा जाएगा। इस कंपनी का वैल्यूएशन अभी 50 लाख है, क्योंकि कंपनी के पास अभी 50 लाख रुपीस ही है। ये जो बिल्डिंग है ये रेंट पे है, तो वैल्यूएशन में इसको शामिल नहीं किया जाएगा। कंपनी का 50 लाख का वैल्यूएशन को शेयर में कन्वर्ट किया जाएगा ताकि इस प्रोमोटर और एंजल इन्वेस्टर को अलग अलग अनुपात में शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाए। मान लेते हैं कंपनी का प्रोमोटर 50 लाख रुपीस को 10 रुपीस से डिवाइड करता है तो आता है 5 लाख। ये 5 लाख ही कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है और ये 10 रुपीस इसको फेस वैल्यू कहा जाएगा। इस फेस वैल्यू को 5 रुपीस भी रखा जा सकता है, तो इस केस में कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर होगा 10 लाख और 1 रुपीस भी रखा जा सकता है, तो उस केस में कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर होगा 50 लाख। फेस वैल्यू चेंज करेगा तो कंपनी का वैल्यूएशन में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ शेयर कम ज्यादा होगा। तो
तो कंपनी के पास अभी टोटल नंबर ऑफ शेयर है 5 लाख। इस शेयर को कंपनी का ऑथोराइज शेयर कहा जाता है। अभी इस ऑथोराइज शेयर का अलग अलग पोर्शन में प्रोमोटर एंजल इन्वेस्टर में बांटा जाएगा और कंपनी अपने पास कुछ रिटेन करके रख देगा। किसको कितना परसेंट मालिकाना हक मिलेगा कंपनी में ये फिक्स नहीं होता है, ये डिसाइड करता है कंपनी का प्रोमोटर और इन्वेस्टर मिलके। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि टोटल ऑथोराइज शेयर का 40% यानी 2 लाख शेयर प्रोमोटर का नाम पे अलॉट किया गया और दोनों एंजल इन्वेस्टर को 5% करके यानी 25,000 शेयर करके शेयर अलॉट किया गया। प्रोमोटर को ज्यादा मिला इसीलिए क्योंकि प्रोमोटर ही इस कंपनी का मेन मालिक है और उनको ही इस कंपनी को चलाना है। कंपनी को जीरो लेवल से अगर ऊपर कोई ले जा सकता है तो उनको ही ले जाना है। एंजल इन्वेस्टर तो सिर्फ प्रोमोटर को देके इन्वेस्ट कर दिया। अभी इनका कंपनी का डे टू डे वर्क में कोई काम नहीं है। अगर प्रोमोटर कंपनी को ऊंचाई तक ले जा पाए तो कंपनी का वैल्यूएशन भी बढ़ेगा और इस इन्वेस्टर का जो शेयर मिला उसका भी वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। इसी तरह उनको प्रॉफिट होगा। ये सब हम आगे देखेंगे कैसे कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा। और ये जो शेयर कंपनी ने अलॉट किया प्रोमोटर और एंजल के बीच में, ऐसा नहीं है कि कंपनी ने उतना परसेंट का पैसा उठा के दे दिया। जितना भी पैसा है वो तो कंपनी के अकाउंट में ही है, वो कंपनी को चलाने में काम आएगा। सिर्फ इस सिचुएशन में कंपनी का वैल्यूएशन निकाला गया और शेयर में कन्वर्ट करके अलग अलग पोर्शन में शेयर सर्टिफिकेट यानी एक लीगल पेपर इशू कर दिया गया। इस सर्टिफिकेट ही प्रमाण करता है कि इसके पास कितना परसेंट मालिकाना है इस कंपनी का। कंपनी अपना ऑथोराइज शेयर में 50% अलॉट कर दिया प्रोमोटर और इन्वेस्टर के बीच में। इस अलॉटेड शेयर को इशूड शेयर कहा जाता है और अभी भी कंपनी के पास 50% यानी 2.5 लाख शेयर्स रिटेंड है। ये भी ऑथोराइज शेयर्स ही है जो अभी भी इशू नहीं किया गया। कंपनी अपने जरूरत के हिसाब से कभी भी इसको इशू कर सकता है। तो ये सब कब इशू करेगा, किस स्टेज में इशू करेगा, सब अब आगे देखेंगे। इस सिचुएशन में कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होगा वो कुछ इस तरह का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो प्रोमोटर है दीपक नाम का, इनको टोटल नंबर ऑफ शेयर मिला 2 लाख जो कि टोटल ऑथोराइज शेयर का 40% और एंजल इन्वेस्टर को दोनों को 25,000 शेयर मिला जो कि टोटल ऑथोराइज शेयर का 5% करके। तो टोटल एलोटेड शेयर 50% है और कंपनी अपने पास 50% शेयर रिटेन करके रख दिया। तो कंपनी का ये जो प्रोमोटर है कंपनी का इस स्ट्रक्चर के साथ अपना काम शुरू कर देता है। तो अभी 2 साल लगातार हार्डवर्क करने के बाद कंपनी ब्रेक इवन में आ जाता है। मतलब कंपनी का जो भी रेवेन्यू आता है उसमें से ही कंपनी का एक्सपेंसेस चल जाता है, लाइक वर्कर सैलरी, बिल्डिंग्स रेंट, प्रोमोटर सैलरी, रॉ मटेरियल कॉस्ट एक्सेट्रा। कंपनी अभी भी प्रॉफिट में नहीं है, जो भी इनकम आता है एक्सपेंस में ही चला जाता है। लेकिन 2 साल पहले जब स्टार्ट किया था तब से अभी बेहतर सिचुएशन में है। अभी कंपनी ब्रेक इवन में आ चुका है। प्रोमोटर के पास पहले से ज्यादा बिजनेस नॉलेज भी आ चुका है और प्रोमोटर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने बिजनेस को लेकर। उनको अभी समझ आ रहा है किस तरह से बिजनेस को आगे ले जाना है। अभी प्रोमोटर और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहता है और साथ ही साथ एक रिटेल स्टोर लगाना चाहता है अपने प्रोडक्ट के लिए और इसके लिए उनको टोटल फंड चाहिए 70 लाख रुपीस। अभी ये कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है तो इस सिचुएशन में प्रोमोटर को अच्छा इन्वेस्टर भी मिल जाएगा इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। जो इन्वेस्टर अभी इस बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा उनको कंपनी जो ऑथोराइज शेयर्स अपने पास रिटेन करके रखा था उसमें से शेयर इशू कर देगा और उस इन्वेस्टर भी इस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएगा। लेकिन अभी जो इन्वेस्टर इस बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा उनको शेयर फेस वैल्यू के प्राइस से नहीं मिलेगा। कंपनी का परफॉर्मेंस, फ्यूचर ग्रोथ को देख के प्रोमोटर एक प्राइस रख देगा इन्वेस्टर के सामने। अगर इन्वेस्टर को लगे कि इस प्राइस ठीक है इस कंपनी के लिए अभी इस सिचुएशन में, उनके हिसाब से भी लगे कि इस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है, ये कंपनी आगे जाकर और भी अच्छा कर सकता है, तब वो इन्वेस्टर उस प्राइस से इस कंपनी का शेयर खरीद लेगा। तो अभी एक इन्वेस्टर 70 लाख इन्वेस्ट करने के लिए एग्री हो जाता है 14% हिस्सा लेकर। मतलब उनको 14% टोटल ऑथोराइज शेयर का दे दिया जाएगा 70 लाख के बदले। और कंपनी का इस स्टेज में जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है उनको VC यानी वेंचर कैपिटलिस्ट कहा जाता है और कंपनी के इस फंड उठाने को सीरीज ए फंडिंग कहा जाता है। तो कंपनी का अभी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होगा वो कुछ ऐसा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोमोटर का जो नंबर ऑफ शेयर था वो 2 लाख शेयर, 40% स्टेक था कंपनी का 40% स्टेक उनके पास था और एंजल इन्वेस्टर दोनों को ही था 25,000 करके शेयर था, 5% का स्टेक था। लेकिन अभी जो ये VC आया है
उनको 14% स्टेक मिला, जो कि उन्होंने 70 लाख इन्वेस्ट किया इस कंपनी में। तो अभी उनको 14% स्टेक मिला, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर जो था वो 5 लाख था। तो 5 लाख का 14% होता है 70,000। तो उनको 70,000 शेयर इस कंपनी में मिल चुका है। तो टोटल जितना शेयर अभी कंपनी ने इशूड कर दिया है वो 3,20,000, और टोटल जो परसेंटेज इशू कर चुका है कंपनी वो 64%। कंपनी के पास अभी भी 36% स्टेक रिटेंड है। लेकिन आप अभी देख सकते हैं कि VC यानी वेंचर कैपिटलिस्ट 70 लाख इन्वेस्ट करके कंपनी का 14% स्टेक लिया। कंपनी का इस सिचुएशन से मतलब कंपनी का वैल्यूएशन अभी बढ़ चुका है मार्केट में। कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखते हुए कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ चुका है। रियल लाइफ में भी अगर कोई कंपनी अच्छा कर रहा है तो उसका वैल्यूएशन इसी तरह बढ़ जाता है, और ऐसे ही कंपनी का शेयर होल्डर का वेल्थ क्रिएशन होता है। तो इनिशियल में जो प्रोमोटर और एंजल इन्वेस्टर को शेयर मिला था उसका वैल्यूएशन अभी क्या है देख लेते हैं। तो 2 साल पहले कंपनी का वैल्यूएशन क्या था एक बार देख लेते हैं। 2 साल पहले इनिशियल शेयर कैपिटल था 50 लाख और फेस वैल्यू जो रखा गया था वो 10 रुपीज करके रखा गया था। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर 5 लाख हो रहा था और उसका वैल्यूएशन हो रहा था 50 लाख ही हो रहा था। तो उस टाइम जो प्रोमोटर को 40% स्टेक मिला था तो उसका नंबर ऑफ शेयर हो रहा था 2 लाख और उसका वैल्यूएशन था 20 लाख। और एंजल को 5% मिला था, फर्स्ट एंजल जो था उनको 5% मिला था, नंबर ऑफ शेयर 25,000 और उनका जो वैल्यूएशन था उस टाइम वो 2.5 लाख। ऐसे ही सेकेंड एंजल को भी सेम 5% और 2.5 लाख उसका वैल्यूएशन था उस टाइम और नंबर ऑफ शेयर 25,000। लेकिन अभी 2 साल बाद जब ये VC ने इन्वेस्ट किया तब अब क्या इसका वैल्यूएशन चेंज हुआ वो अभी देख लेते हैं। तो आफ्टर 2 इयर्स वैल्यूएशन होता है। इनिशियल शेयर कैपिटल तो 50 लाख ही था, फेस वैल्यू 10 रुपीज, नंबर ऑफ शेयर 5 लाख। तो वैल्यूएशन 5 करोड़ हो जाता है क्योंकि जो वेंचर कैपिटलिस्ट है उन्होंने 70 लाख इन्वेस्ट किया, उसके बदले उनको 14% स्टेक मिला। तो इस कंपनी का अभी वैल्यूएशन बढ़ चुका है। तो 14% स्टेक अगर 70 लाख में हो रहा है तो टोटल 100% स्टेक का क्या वैल्यूएशन है वो निकाला गया यहाँ पे। तो 14% अगर 70 लाख में मिल रहा है तो टोटल 100% शेयर का अभी इस कंपनी का वैल्यूएशन है 5 करोड़। तो आपका अगर कैलकुलेशन करना है तो आप कर सकते हो। जो 70 लाख है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके 14 से डिवाइडेड कर दोगे तो ये वैल्यूएशन आपके पास निकल के आ जाएगा। तो पहला था 50 लाख वैल्यूएशन, अभी 5 करोड़ हो चुका है। तो 10 टाइम्स बढ़ चुका है इस कंपनी का वैल्यूएशन 2 साल में। तो अभी शेयर प्राइस भी 100 रुपया है क्योंकि 10 टाइम्स बढ़ चुका है। पहले शेयर प्राइस था 10 रुपीज जो फेस वैल्यू है, उसी फेस वैल्यू से ये इन्वेस्टर सबको मिला था। तो अभी इस कंपनी का वैल्यूएशन निकालने के बाद इस शेयर प्राइस भी 100 रुपीज हो गया क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन अगर 10 टाइम्स बढ़ चुका है तो उसका शेयर प्राइस भी 10 टाइम्स बढ़ चुका है। तो अभी जो प्रोमोटर है, इस प्रोमोटर का जो भी शेयर होल्डिंग उनके पास है 2 साल के बाद उस शेयर का क्या वैल्यूएशन है देख लेते हैं। तो प्रोमोटर के पास 40% शेयर था, वही 2 लाख शेयर ही है, लेकिन उसका वैल्यूएशन बढ़ चुका है 2 करोड़ रुपीज अभी वैल्यूएशन हो चुका है क्योंकि उसका वैल्यूएशन 10 टाइम्स भी बढ़ चुका है। तो 20 लाख का 10 टाइम्स 2 करोड़ हो जाता है। फिर नेक्स्ट एंजल के पास 5% शेयर था, जो 25,000 शेयर था, वो 25 लाख रुपीस अभी वैल्यूएशन हो चुका है। इनका भी 10 टाइम्स बढ़ चुका है, यानी उनके पास 2.5 लाख वैल्यू था उनका शेयर का 2 साल पहले, अभी 2 साल बाद उनका शेयर का वैल्यू 25 लाख हो चुका है। ऐसे ही सेम एंजल नंबर 2 का भी ऐसे ही उनका भी शेयर का वैल्यूएशन इसी तरह बढ़ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो 25 लाख। तो अभी इस कंपनी का होल्डिंग पैटर्न दिखेगा कुछ इस तरह का। आप यहाँ पे देख सकते हो जो सेम टू सेम ही है सब कुछ है, लेकिन वैल्यूएशन सिर्फ बढ़ चुका है। 2 साल पहले जो वैल्यूएशन था उससे 10 टाइम बढ़ चुका है। अब ये वेंचर कैपिटलिस्ट 70,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर इन्होंने कंपनी से खरीदा, 14% स्टेक जो 70 लाख रुपीस दे के मिला इनको, उसका वैल्यूएशन अभी 70 लाख, क्योंकि उन्होंने अभी यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो उनका अभी कैपिटल बड़ा भी नहीं है कम भी नहीं हुआ। अगर ये कंपनी आगे जाके और भी अच्छा करेगा, इनका भी जो इन्वेस्ट है यहाँ पे वो भी बढ़ जाएगा। अगर कंपनी यहाँ से जाके अगर उसका मतलब परफॉर्मेंस कम हो जाता है तो कंपनी का वैल्यूएशन भी गिर जाएगा और इनका जो इन्वेस्ट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो आगे हम देखेंगे कि कैसे एक कंपनी जीरो से कैसे ऊपर जाता है और धीरे धीरे कैसे स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होता है और किस लिए लिस्टिंग होता है। मैं आपको ये सब समझा रहा हूँ ताकि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये सब जो फिगर मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ ये रियल नहीं है, ये एक मतलब स्टोरी बना के आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो अभी हम हमारा स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे। अभी कंपनी को फंड मिल चुका है और प्लान के मुताबिक उस फंड से एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और रिटेल स्टोर खोल दिया जाता है। धीरे धीरे कंपनी का प्रोडक्ट का पॉपुलैरिटी भी बढ़ रहा है और कंपनी ग्रो भी कर रहा है और प्रोमोटर का जो एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ रहा है।
प्रोमोटर साथ में और प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम जो लिया है ताकि कंपनी को जल्द से जल्द प्रॉफिट में कन्वर्ट किया जाए। फिर कंपनी को काम करते हुए और 3 साल बीत जाता है। पिछले 1.5 साल से कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा है। अभी कंपनी का प्रोमोटर और मैनेजमेंट मिल के डिसाइड किया 3 और रिटेल स्टोर खोलना है अलग अलग सिटीज में, और कंपनी का 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो बिल्डिंग रेंट में लिया हुआ था उसको बाय करना है। तो उन्होंने एस्टिमेट किया इसके लिए 3 करोड़ रुपीज चाहिए। और मैं यहाँ पे जो फिगर बोल रहा हूँ जैसे 3 करोड़, 5 करोड़, 70 लाख, ये सब एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ। रियल लाइफ में किसी भी कंपनी को इस लेवल पे आगे बढ़ने के लिए इससे कई गुना ज्यादा पैसे का जरूरत हो सकता है। लेकिन मैं अभी बिग अमाउंट जैसे कि 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ ऐसा बोलूंगा तो आपको कैलकुलेशन समझ नहीं आएगा और आपका कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होगा। तो ठीक है, हमारा स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो कंपनी को अभी 3 करोड़ रुपीज चाहिए और इस पैसे से कंपनी अपना बिजनेस को एक्सपेंड करेगा। किसी भी कंपनी अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जो एक्सपेंडिचर यानी खर्च करता है उस अमाउंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में कैपेक्स कहा जाता है। अभी कंपनी का प्रोमोटर को बिजनेस एक्सपीरियंस हो चुका है और साथ में प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम भी है, तो कंपनी अभी किसी के पास से ऐसे ही फंड नहीं उठाएगा। कंपनी अभी सोच समझ कर कंपनी का इस सिचुएशन में कौन सा फंड उठाने का रास्ता सही होगा वो ही चुनेगा। तो कंपनी के पास अभी फर्स्ट ऑप्शन है, कंपनी पिछले 1.5 साल में जो प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट को फंडिंग के तौर पर यूज कर सकता है। अगर कंपनी ऐसा करेगा तो इसको फंडिंग थ्रू इंटरनल एक्रूवल कहा जाएगा। दूसरा, कंपनी अनदर वीसी को अप्रोच कर सकता है और कंपनी के पास जो रिटेन 36% शेयर है उससे फंड उठा सकता है। इसको सीरीज बी फंडिंग कहा जाएगा। तीसरा, कंपनी बैंक के पास जा सकता है लोन के लिए। कंपनी अभी बहुत अच्छा स्थिति में है तो बैंक लोन देने में मना नहीं करेगा। इस अमाउंट को डेब्ट यानी ऋण कहा जाएगा अगर कंपनी बैंक से लोन लेगा तो, क्योंकि कंपनी इस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट देगा, बैंक को किसी भी तरह का हिस्सेदारी नहीं देगा, इसीलिए कंपनी का ये अमाउंट डेब्ट होगा। तो कंपनी अभी डिसाइड करता है 3 ऑप्शन से ही अलग अलग अनुपात में ये 3 करोड़ फंडिंग उठाना है। 50 लाख उठाना है इंटरनल एक्रूवल से, 50 लाख उठाना है बैंक लोन से और बाकी 2 करोड़ उठाना है वीसी से 5% शेयर्स अलॉट करके। अभी 2 करोड़ आया है 5% शेयर के बदले, तो कंपनी का वैल्यूएशन अभी 40 करोड़। प्रेजेंट में कंपनी का शेयर होल्डिंग एंड शेयर होल्डर का जो वैल्यूएशन होगा वो कुछ इस तरह का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो प्रोमोटर है उनका क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न है और जो इन्वेस्टर है उनका क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न है और अभी वैल्यूएशन बढ़ने के बाद उनका वैल्यूएशन क्या हो चुका है। तो यहाँ पे प्रोमोटर जो दीपक नाम का प्रोमोटर था उनका नंबर ऑफ शेयर 2 लाख था जो कि टोटल शेयर का 40% था, तो उनका अभी वैल्यूएशन बढ़ के 16 करोड़ हो चुका है। और एंजल इन्वेस्टर जो 1 और 2 दोनों को सेम 5% शेयर मिला था, जो 25,000 करके शेयर मिला था, तो उनका वैल्यूएशन अभी बढ़ के 2 करोड़ करके हो चुका है। सीरीज ए फंडिंग में जब वीसी ने पहली बार इन्वेस्ट किया था तो उनको 14% स्टेक मिला था 70 लाख दे के, तो उनको शेयर मिला था 70,000, तो उनका इन्वेस्टमेंट था 70 लाख, तो अभी बढ़ के वो हो चुका है 5.60 करोड़ यानी 5 करोड़ 60 लाख। और अभी जो वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट किया है वो 5% शेयर उनको मिला है 2 करोड़ देके और उनको टोटल शेयर मिला है 25,000, तो उनका तो अभी सेम ही अमाउंट रहेगा, क्योंकि अगर बिजनेस आगे बढ़ेगा तो इनका ये जो अमाउंट है इसका वैल्यूएशन भी बढ़ जाएगा। तो टोटल वैल्यूएशन अभी जितना भी शेयर कंपनी ने अलॉट कर चुका है उसका टोटल वैल्यूएशन है 27 करोड़ 60 लाख, जो कि टोटल शेयर का 69% होता है जितना भी शेयर अलॉट हो चुका है। तो जितना शेयर अलॉट हो चुका है वो है 3,45,000। अभी भी कंपनी के पास 31% शेयर रिटेंड है जिसका अभी वैल्यूएशन है 12 करोड़ 40 लाख। रियल लाइफ में भी एक अच्छा एंटरप्रेन्योर अच्छा बिजनेस आइडिया के साथ हाईली कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट टीम के मदद से इसी तरह वेल्थ क्रिएट करता है। कंपनी को काम करते हुए और 3 साल बीत जाता है, यानी कंपनी को काम करते हुए पूरा 8 ईयर्स बीत जाता है और कंपनी का वैल्यूएशन है अभी 40 करोड़ रुपीस। कंपनी पहले से अच्छा काम कर रहा है अभी और कंपनी ग्रो भी कर रहा है। कंपनी अभी डिसाइड करता है पूरा कंट्री में अपना ब्रांच खोलने का, तो कंपनी का मैनेजमेंट ने एस्टिमेट किया इसके लिए 15 करोड़ रुपीस चाहिए। कंपनी अभी डेब्ट लेकर पैसा उठाना नहीं चाहता है। उन्होंने डिसाइड करता है कि कंपनी के पास जो ऑथोराइज शेयर रिटेन है वो अलॉट करके फंड उठाना है। इस फंड उठाने का प्रोसेस को सीरीज सी फंडिंग कहा जाएगा।
अभी कंपनी कोई वीसी यानी वेंचर कैपिटलिस्ट के पास नहीं जा सकता, क्योंकि वीसी जनरली स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करता है, लेकिन कंपनी को अभी बिग अमाउंट चाहिए। मैं फिर से आपको यहाँ पे याद करवा देता हूँ कि ये सब अमाउंट में एग्जाम्पल के तौर पर और हमारा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए यूज कर रहा हूँ। वैसे रियल लाइफ में वीसी इससे बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट भी करता है, लेकिन हमारा इस स्टोरी में ये अमाउंट बिग है। तो अभी कंपनी अप्रोच करता है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर को। ये पीई इन्वेस्टर यानी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल होता है। इन्होंने कंपनी को पूरी तरह एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्ट करता है। फिर ये पीई इन्वेस्टर एनालिसिस करने के बाद कंपनी को 15 करोड़ रुपीस दे देता है 15% स्टेक के बदले। तो आप यहाँ पे नोट कीजिए कि पी इन्वेस्टर 15% स्टेक के लिए 15 करोड़ रुपीस दिया, तो अभी कंपनी का वैल्यूएशन होगा 100 करोड़ रुपीस। तो अभी शेयर होल्डिंग और शेयर होल्डर का जो वैल्यूएशन होगा वो कुछ इस तरह का। जैसे यहाँ पे जो प्रोमोटर है उनका टोटल कंपनी का जो शेयर है 5 लाख रुपीस, उसका 40% यानी 2 लाख रुपीस। उसका पहले का जो वैल्यूएशन था वो 16 करोड़ रुपीस था, अभी बढ़ के 40 करोड़ हो चुका है। दोनों एंजल का पहले का वैल्यूएशन 2 करोड़ रुपीस, अभी बढ़ के 5 करोड़ रुपीस हो चुका है। और सीरीज ए फंडिंग में जो वीसी ने इन्वेस्ट किया था उनका वैल्यूएशन था 5.6 करोड़ रुपीस, अभी वो बढ़ के 14 करोड़ हो चुका है। और वीसी सीरीज बी फंडिंग में जिस वीसी ने इन्वेस्ट किया था उनका पहले का वैल्यूएशन था 2 करोड़ रुपीस, अभी 5 करोड़ रुपीस हो चुका है। और अभी पी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया 15% स्टेक लेके 15 करोड़ रुपीस। तो इनका वैल्यूएशन अभी इतना ही है। अगर कंपनी आगे और भी अच्छा करेगा तो इनका वैल्यूएशन भी बढ़ जाएगा। अगर कंपनी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है यहाँ से तो इनका वैल्यूएशन भी नीचे गिर जाएगा और सभी इन्वेस्टर का वैल्यूएशन भी नीचे गिर जाएगा। और कंपनी अपने पास अभी 16% शेयर रिटेन करके रखा है और 84% शेयर अलॉट कर चुका है शेयर होल्डर के बीच में। पी इन्वेस्टमेंट के बाद 4 साल और बीत जाता है। कंपनी भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। कंपनी का अभी पूरा कंट्री में ब्रांच है। अभी कंपनी का प्रोमोटर सोच रहा है कि कंपनी को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने के लिए कंपनी का प्रोमोटर अभी चाहता है उनका कंपनी का ब्रांच हर एक कंट्री का बिग सिटीज में हो, लेकिन इसके लिए कंपनी को बहुत ज़्यादा कैपेक्स का जरूरत पड़ेगा। तो कंपनी का मैनेजमेंट एस्टिमेट करता है कि इसके लिए 60 करोड़ रुपीस चाहिए। तो कंपनी के पास अभी फंड उठाने का जो ऑप्शन है वो है इंटरनल एक्रूअल्स, यानी कंपनी जो प्रॉफिट कमाया उसमें से। नेक्स्ट है सीरीज डी फंडिंग को इनिशिएट करना, मतलब अनदर प्राइवेट इक्विटी फंड उठाना। नेक्स्ट है डेब्ट लेना बैंक से। नेक्स्ट है बॉन्ड या डिबेंचर इशू करना, ये भी फंड उठाने का एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट। इसके बारे में हम कई और वीडियो में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है आईपीओ फाइल करना, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर फाइल करना, कंपनी के पास जो ऑथोराइज शेयर है वो अलॉट करके, या फिर इस सब का कॉम्बिनेशन में अलग अलग अनुपात में फंड उठाना। तो अभी कंपनी का मैनेजमेंट ने डिसाइड करता है कि 60 करोड़ का कुछ पोर्शन इंटरनल एक्रूअल से और कुछ पोर्शन आईपीओ फाइल करके उठाना है। आईपीओ फाइल का मतलब कंपनी अपना शेयर्स जनरल पब्लिक को ऑफर करता है। अगर जनरल पब्लिक में किसी को भी इस कंपनी का शेयर बाय करके इसमें इन्वेस्ट करना है तो वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है एक प्राइस पे करके, कंपनी जो भी प्राइस सेट करेगा। और कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक के पास ये ऑफर लेके आ रहा है, इसीलिए इसको इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जा रहा है। तो आपको अभी क्लियर हो चुका है कि कैसे एक सक्सेसफुल कंपनी विकसित होता है जीरो लेवल से पब्लिक के पास आईपीओ फाइल करने से पहले। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी कंपनी आईपीओ फाइल करेगा उसको ये सब स्टेप से गुजरना ही पड़ेगा, लेकिन ये सब स्टेप एक हाईली सक्सेसफुल कंपनी का निशान है। और आपको आईपीओ क्या होता है इसका बेसिक कंसेप्ट भी आ चुका है अब तक। तो हम इसका पार्ट नंबर 2 में देखेंगे कि आईपीओ का प्रोसेस को, मतलब कंपनी कौन सा स्टेप फॉलो करता है कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्टिंग करवाने के लिए। और देखेंगे इस स्टेप में कंपनी के साथ और कौन सा इंटरमीडिएटरी इन्वॉल्व रहता है, मर्चेंट बैंकर कौन होता है, ड्राफ्ट रेट हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है, सेबी नोट क्या है, और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा शेयर मार्केट के बारे में आपको पार्ट नंबर 2 में। इस वीडियो आपका बेसिक फाउंडेशन बना दिया है शेयर मार्केट के ऊपर। हम हमारा स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप इस वीडियो को अपलोड होने के 3-4 दिन बाद देख रहे हो तो इसका सेकेंड पार्ट आपको वीडियो का लास्ट में स्क्रीन के ऊपर शो करेगा, आप वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। और जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कुछ सीखने को मिला इस वीडियो में से तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड इसी तरह वीडियो में आगे और भी क्रिएट कर पाऊं प्लीज इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।